हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 6 इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। ओके, एंड दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। सो आई होप यू गाइज हैव सीन फर्स्ट लेक्चर एज वेल। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले 6.2 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, सो the freedom struggle of 1857 was the result of maintaining pressure because of increasing discontent of Indian soldiers। तो देखो, ये फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि इंडियन सोल्जर्स जो थे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। ठीक है, उनका जो माउंटिंग मतलब कि जो उन पर प्रेशर हो रहा था, जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, वो ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था। और इसी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत डिसकॉन्टिनेंट थे। डिसकॉन्टिनेंट मतलब कि डिससेटिस्फाई थे। ओके, और वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे। ओके, और देखो बहुत से रीजंस थे, जस्ट एक दो चीजें नहीं थी जिसकी वजह से इंडियन्स इतने परेशान थे। उनको पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा कुछ फेस करना पड़ा था, सोशली भी एंड रिलीजियस भी। देखो उनका जबरदस्ती से किधर कन्वर्जेशन किया जा रहा था, क्रिश्चियनिटी में। ओके, देखो रिलीजन को लेकर इंडियंस ऐसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती क्या बोला जा रहा था कि क्या करो तुम हमारे क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, और उनको कुछ ऑफर्स दिए जा रहे थे, और जो ऑफर्स नहीं एक्सेप्ट करते थे उनको भी कैसे न कैसे कन्वर्ट कर लिया जाता था। ओके, एंड इकोनॉमिक रीजंस भी थे। ओके, द ट्रीटमेंट गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स एंड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन देम वर एट द रूट ऑफ द देयर डिस्कॉन्टेंट। जो देखो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उन पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थोप दी गई थी, और इसी की वजह से यही जो मेन जड़ थी कि वो लोग बहुत निराश थे। ओके, द सोल्जर फेल्ट हर्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। सोल्जर्स की निराश होने की बहुत सी रीजन थे। हम लोगों ने ऐसे ही देख लिया ऊपर की कितनी सारी चीजें थी। इकोनॉमिकली भी उन लोगों को बहुत निराशा हो रही थी, रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा था, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, हर जगह से उन लोगों को दबाया जा रहा था, और इसीलिए वो लोग बहुत सैड थे। ओके, सो सच एज कट इन देयर अलावेंस। देखो उसी के साथ साथ देखो कट इन अलावेंस में यानी कि पर डे जो सैलरी दी जाती थी उनको, पर डे जो उनको पे किया जाता था उसे भी कम किया जा रहा था। ओके, बीइंग कंपेल्ड टू क्रॉस द सी। देखो फोर्सफुली उनको सी क्रॉस करने बोला जा रहा था। फ्रीक्वेंटली ह्यूमिलेशन। ओके, यानी कि उनको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, उनका अपमान करते थे डेली परेड में। ओके, पार्शली रूलिंग लार्ज इन मैटर्स ऑफ ट्रांसफर। बहुत ही ज्यादा पार्शियलिटी हो रही थी, ठीक है, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको वो लोग हर जगह आगे रखते थे। प्रमोशंस भी होता था तो किसका किया जाता था, ब्रिटिशर्स का, जो उन लोगों के लोग हैं उनका है, और इंडियंस जहां पर है उनको वहीं पर रखा जाता था। बल्कि उनके साथ और बुरा हाल था, उनकी पर डे का जो इनकम था वो भी कम कर दिया जा रहा था। ओके, सो ऑन द सिविल फ्रंट लॉर्ड डेलहाउस अडॉप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखो लॉर्ड डेलहाउस ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था। वो क्या था, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या था, जो हिंदू रूलर्स होते थे अगर उनका कोई बेटा नहीं है और वो मर जाते हैं तो उनका जो रीजन था वो कौन ले लेता था, ब्रिटिशर्स ही ले लेते थे। समझ रहे हो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, एक बार और सुनो। अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है, ओके, और उसका कोई सन नहीं है, उसका अगर स्टेप सन है तो भी नहीं चलेगा, उसका खुद का ही उसकी संतान होनी चाहिए, सन होना चाहिए। अगर उसका कोई सन नहीं है तो जो उसका राज्य है वो कौन कब्जा कर लेगा, ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे। ओके, सो ये चीज हुई थी। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे उन लोगों को ये चीज से इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उन लोगों के बहुत से रीजन्स चले गए थे, और इसीलिए वो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर्स भी डिसकॉन्टिनेंट थे, यानी कि डिससेटिस्फाइड थे, अनहैप्पी थे। ओके, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी डेलहाउस एनेक्स द स्टेट ऑफ सतारा। तो देखो ये पॉलिसी जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसकी वजह से एनेक्स यानी कि ऐड, ओके, उनका कंट्रोल, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल सतारा पर भी आ गया, जयपुर में भी आ गया, संबलपुर में, उदयपुर, नागपुर, झांसी टू द ब्रिटिश एम्पायर। ये सारी जगह जो है वेट अ सेकेंड, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, ये सब किसके पास आ गया, ब्रिटिश एम्पायर में ऐड हो गया था। ओके, एनेक्स मतलब क्या होता है, ऐड होना। ओके, उनका कंट्रोल वहां पर कर लेना जबरदस्ती से, फोर्सफुली। ओके, सो एनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट पुट द सोल्जर इन देयर आर्मी आउट ऑफ जॉब। तो देखो जब एनेक्सेशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल प्रिंसली स्टेट पे भी हो गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से, तो जो उन लोगों की आर्मी में सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, वो लोग आउट ऑफ जॉब हो गए थे। दे रिटर्न टू एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द कल्टिवेशन लाइन। और जब उन लोगों को आर्मी में से निकाल दिया गया तो वो लोग कहाँ आ गए दोबारा, वो लोग वापस से क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। ठीक है,
Gradually, people also began to believe that through administration policy the government was trying to destroy their religion. तो देखो gradually यानी कि धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है इससे ये लोग क्या करना चाहते हैं, इंडियंस का रिलीजन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. Along with annexing the state, the British government also seized the inherited land holdings. देखो जब ये स्टेट्स को तो उन लोगों ने अपने एम्पायर में ऐड कर ही लिया था, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके, ओके, उस पॉलिसी की वजह से. लेकिन इसी के साथ साथ जो इनहेरिटेड लैंड यानी कि जो देखो लोगों को मिली थी लैंड्स अपने दादा या परदादा के द्वारा, ओके, उनसे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, इनहेरिटेड लैंड यानी कि लैंड रिसीव फ्रॉम समवन हु हैज डाइड, ओके. सो जो मर चुके थे उनकी फैमिली से जो उन लोगों को लैंड मिली थी, ब्रिटिशर्स ने वो भी ले लिया कि नहीं ऐसे तुमको ये हम ले नहीं देंगे, ये अब हमारे कंट्रोल में, क्योंकि वो तो जा चुके हैं जिन्होंने तुमको दिया था, ऐसे. विच हैड मेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस अनहैप्पी, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडियंस नाखुश थे, ओके, अनहैप्पी थे. The British government tried to introduce new land revenue systems like कायमधारा और जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी. तो देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि जो लैंड का टैक्सेस होता है इसको लेने के लिए भी, इनसे भी इनकम जनरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने नए नए तरीके ढूंढ लिए थे. और इसमें बिल्कुल भी, इससे बिल्कुल भी इंडियंस कंफर्टेबल नहीं थे. बिना कंसर्न के इंडियंस के ये हुआ था, उससे बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे इस चीज से भी कि ये जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है ये हमारे बिल्कुल अपोज जाता है, हमारा जो कल्चर है, हम जो पहले से करते रहे उसके बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है. तो इंडियंस इससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे. और ये क्या था, देखो कयामधारा और जमींदारी मतलब क्या होता है कि जो जमींदार है, ठीक है, जमींदार यानी कि मनी लैंडर, ओके. सो देखो जो मनी लैंडर है वो क्या करेगा, किसान से टैक्स लेगा. और समझो देखो किसान के पास 100 रुपए, तो 100 रुपए में से 11 रुपए कौन लेगा, मनी लैंडर्स लेंगे. लेकिन 11 रुपए में से 10 रुपए मनी लैंडर किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे. और 1 रुपया जो बच जा रहा है, 10 तो दे दिया उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को, 1 रुपया जो बच जा रहा है वो क्या कर लेगा, वो अपने पास रख लेगा मनी लैंडर, ओके, समझे. 100 रुपए है किसान के पास, तो उसमें से 11 रुपए किसको देना पड़ेगा, उसको मनी लैंडर को देना पड़ेगा. और मनी लैंडर 10 रुपए किसको देगा, ब्रिटिशर्स को देगा. और 1 रुपया जो बच जाएगा वो मनी लैंडर खुद रख लेगा. तो यही क्या था, कयामधारा और जमींदारी सिस्टम, ओके. और नेक्स्ट चीज जो है ये रैयतवाड़ी. रैयतवाड़ी क्या था कि जो देखो बीच में जमींदार था पहले, इसमें देखो जमींदारी में क्या था, जमींदार था, बीच में मनी लैंडर को पहले टैक्स पे करना होता था, देन मनी लैंडर किसके पास लेके जाता था, ब्रिटिशर्स के पास. लेकिन रैयतवाड़ी जो था इसमें क्या था कि किसान किसको देंगे डायरेक्टली टैक्स, यस, ब्रिटिशर्स को देंगे, ओके. जो यूजफुल लैंड है उसमें 60% टैक्स देना होता था, 60, ओके. और जो काम का नहीं है ऐसी फालतू लैंड है उस पर 50% टैक्स देना होता था, ओके. ब्रिटिशर्स को देना होता था, कौन देगा, किसान देंगे, ओके. और ये जो लास्ट है हमारा महलवाड़ी. महलवाड़ी क्या था, देखो जो विलेजेस होते हैं वहां पर क्या होता था कि कोई एक इंडिविजुअल नहीं खेती करता था कि ये मेरा है, ये मेरा है, सबका ऐसा अलग अलग लैंड नहीं होता था. पूरे जो लैंड होता था उस पर एक साथ सब मिलकर गाँव वाले खेती करते थे. और जो भी उसमें कल्टीवेट होता था वो आपस में बांट लेते थे. तो अब ब्रिटिशर्स टैक्स किससे लेंगे, पूरा गाँव है एक साथ, तो ऐसे में टैक्स किससे ले. तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था इवेंचुअली कि क्या करेंगे, जो लीडर होता है गाँव का, जो लीडर होता है उससे लिया जाएगा टैक्स. और वो लीडर क्या करेगा, सबसे टैक्स इकट्ठे करेगा. एंड देन लीडर किसको पे करेगा टैक्स, ब्रिटिशर्स को, ओके. सो यही था महलवाड़ी, ठीक है. तीनों चीज हम लोगों ने देख ली है. और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बिल्कुल भी कंसर्न में नहीं था इंडियंस के, इसीलिए वो इससे बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, ओके. इंडियन क्रॉपिंग स्टाइल एंड इंडियन क्लाइमेट. देखो क्लाइमेट कैसा भी उन लोगों का फसल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन लोगों को पैसे देने ही पड़ते थे, ओके, किसानों को. द न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश मेड द कॉमन फार्मर पेनिलेस व्हाइल मेकिंग द गवर्नमेंट एंड द लैंडलॉर्ड्स रिच. तो जो ये न्यू सिस्टम्स थे इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो लोग और ज्यादा गरीब होते गए. वो पहले से ही बेचारे गरीब थे लेकिन और ही ज्यादा एकदम गरीब होगा. और ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट और जो मनी लैंडर्स होते थे वो लोग और ज्यादा अमीर होते गए, ओके. द लैंड टैक्स कुड बी पेड बाय वे ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर कमोडिटीज. पहले क्या होता था कि लैंड का टैक्स जो था वो कैसे पे कर सकते हैं, फूड ग्रेन से और किसी अलग चीज से. लेकिन अब क्या था कि तुमको कैसे टैक्स पे करना है, पैसे देकर ही, हार्ड कैश ही होना चाहिए. अब ग्रेन्स व्रेन्स कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए ब्रिटिशर्स को, सिर्फ और सिर्फ पैसा. डिस्पाइट ऑफ गुड और बैड हार्वेस्ट, ठीक है, फसल कैसा भी हो, फसल ना भी हुआ हो, तुमको पैसा देना है. देयर वॉज नो ऑप्शन बट टू पे द टैक्स, ओके. मोर ऑफ इफ देयर वॉज अ फेमाइन द फार्मर वॉज ड्राइव इन टू द डायर कंडीशन. देखो फार्मर्स को
अगर ऐसा होता था कि लैक ऑफ फूड हो जाता था, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था क्योंकि जो है वो भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा डायर कंडीशन है कि बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे वो लोग पहुंच गए थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। ओके, ड्राउट एपिडेमिक्स यूज टू अफेक्ट पीपल और एनिमल्स मोस्ट, जो सूखा पड़ जाता था उसकी वजह से पीपल को, लोगों को और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ओके, बारिश नहीं होती थी। हाउएवर द ब्रिटिश आउटलुक यूज्ड टू बी एब्सोल्युटली अनसिंपैथेटिक। ओके, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था, जो आउटलुक था, वो बहुत ही क्या था उनको कि हमको बस पैसा ही पैसा चाहिए, बिल्कुल भी उन लोगों को उन पर तरस नहीं आती थी, बहुत अनसिंपैथेटिक थे वो। ओके, दस द फार्मर वॉज कॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मनी लैंडर्स। अब बेचारे जो किसान थे वो मनी लैंडर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में फंस चुके थे। अर्लियर सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स वाज नॉट अलाउड, पहले जो था एग्रीकल्चर लैंड सेल करना, बेचना उसको अलाउ नहीं था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोल दिया था कि तुम उसको भी बेच सकते हो। तो इवेंचुअली क्या होता था कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी फार्मर्स के पास, देखो वो लोग फेमाइन से गुजर, यानी कि लैक ऑफ फूड से, उनके पास खाने पीने का भी पैसा नहीं, तो उनके पास क्या ही ऑप्शन बचेगा, वो क्या करते थे, अपना जो लैंड था उसको सेल कर देते थे और उसको ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे। ओके, लैंड दस एक्वायर्ड वर ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, कैश क्रॉप। तो देखो जो लैंड्स वो लोग बेचते थे किसान लोग, उसको कौन खरीद लेता था, ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे। और वहां पर वो लोग किस चीज की खेती करते थे, देखो कैश क्रॉप, यानी कि उन लोग अपने लिए नहीं बल्कि उसको बेचने के लिए, अपना बिजनेस के लिए वहां पर कल्टीवेशन करते थे। किस चीज की, इंडिगो की। ओके, द लेबर एम्प्लॉयड ऑन देयर प्लांट्स वर एक्सप्लॉइटेड टू द अटमोस्ट, जो वहां पर एम्प्लॉयज थे उन लोगों को बहुत ज्यादा, उन लोगों का शोषण किया जाता था, उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। देयर कंडीशन वॉज मिजरेबल, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पेयर, डिसबिलीव लूम्ड लार्ज ऑल ओवर इंडिया, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बुरे हाल हैं लोगों के, डिस्पेयर पूरे टूट चुके थे वो लोग, उन लोगों के पास कोई होप नहीं बची थी। उन लोगों को ऐसा लगता था कि अब हम लोगों का ऐसे ही जीना है एंड देन इवेंचुअली हम सब मर जाएंगे, कुछ हमारे पास बचेगा नहीं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में, और इसी की वजह से जो कॉमन पीपल की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज से गुजर रही थी। ओके, नॉट ओनली मॉनिटरी एक्सप्लॉयटेशन बट ऑल्सो फॉर रिलीजियस कन्वर्जेंस। तो देखो जो उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो बस ऐसा नहीं है कि बस उन लोगों को फाइनेंशियली परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि हर चीज़ में उन लोगों को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। प्लस क्या हो रहा था, रिलीजियस कन्वर्जेंस, हर किसी को उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में ही ले जाना था। ओके, जो अगर उन लोग थोड़े बहुत लालच देते थे, अगर जो कुछ लोग थे वो लोग चले जाते थे, लेकिन जो नहीं जाना चाहते थे उनको भी कैसे न कैसे वो लोग फोर्सफुली ले जाते थे क्रिश्चियनिटी में। ओके, ब्रिटिश पॉलिसीज वर रिगार्ड टू इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशन कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज डिस्कॉन्टेंट अमंग इंडियन पीपल। तो देखो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो इंडियन कस्टम एंड इंडियन ट्रेडिशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, बहुत ज़्यादा उनके अपोज में थी, और इसी वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा नाखुश थे कि लाइक उनको ऐसा होता था कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, हम ये चीज़ कैसे फॉलो करें, लेकिन ज़बरदस्ती से उनसे फॉलो कराया जा रहा था। ओके, इन द ईयर 1856 इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी वर गिवन लॉन्ग रेंज इनफाइल्ड राइफल्स एंड न्यू कार्टेज फॉर लोडिंग इन दिस राइफल्स। तो देखो इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको एक लार्ज गन दिया गया जिसके जो राइफल्स, जिसमें राइफल्स लोड करने के लिए जो उसका कंटेनर होता था, ठीक है, कार्टेज होता था, उसको किससे खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन मिलिट्री कैंप में ऐसी रूमर्स फैल गया था, ऐसी अफवाह फैल गया था कि ये जो कार्टेज का कंटेनर जिसे देखो मुंह से खोलना पड़ता है वो किससे पॉलिश हुआ है, काउ एंड पिग फैट से। ओके, सो मतलब देखो काउ को क्या मानते हैं, गाय माता मानते हैं, एंड पिग भी प्रोहिबिटेड होता है मुस्लिम्स में। ओके, उनको वो टच करना अलाउ नहीं है, और काउ के फैट से हुआ है वो पॉलिश और पिग के फैट से हुआ, तो ये कितना डिस्गस्ट लगेगा उन लोगों को। ओके, है ना। सो इन ऑर्डर टू लोड द गन विथ कार्टेज वन हैड टू ब्रेक इट ओपन विद द टिथ। तो जैसे मैंने बताया कि इसको खोलने के लिए, इसको लोड करने के लिए उसका जो कंटेनर होता था उसको ओपन किससे करना पड़ता था, टिथ से। ओके, द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग द कार्टेज स्मॉल्ड विथ काउ और पिग फैट विथ वंस was repugnant to Indian soldier for religious reason। तो देखो इंडियन सोल्जर्स जो थे उनका जो रिलीजियस रीजन की वजह से उनको ये बहुत ही ज्यादा रेपिग्नेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनको ये डिस्गस्ट लगता था, उनको ऐसा होता था कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोगों का जो रिलीजन था वो इसको अलाउ नहीं करता था इस चीज को। ओके, द इंडियन सोल्जर्स वो रिफ्यूज टू ईट वर फोर्स्ड टू डू सो बाय द ब्रिटिश। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे कुछ लोगों ने बोला था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन
क्या ब्रिटिशर्स मानते थे? नहीं, उनको फोर्स किया गया कि तुमको करना ही पड़ेगा, एंड वो बेचारे करते भी थे। फाइनली इन द मंथ ऑफ मार्च 1857 मंगल पांडे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च 1857 मंगल पांडे जो कहाँ पर पहुंचे थे? बरकपुर कॉन्टेनमेंट, ओके, कॉन्टेनमेंट यानी कि बरकपुर का जो मिलिट्री कैंप था वो वहां पर थे, और वेंट यानी कि रिप्रेजेंट किया था उन लोगों ने को, किसको? मिलिट्री कैंप में वो पहुंचे थे बरकपुर के, और उन्होंने ये बताया कि हमारे में ये अलाउ नहीं है, हम लोग इसके लिए रेडी नहीं है। और उन लोगों ने जो इंडियन सोल्जर्स का गुस्सा था वो पूरा जाहिर किया और पूरा एक्सप्रेस किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको पनिश किया और उनको क्या किया? हैंग टू डेथ। यस, देखो उन्होंने हिम्मत की ये बोलने की, और उनको पनिश किया गया, क्या किया गया? हैंगिंग टू डेथ, ओके, उनको हैंग कर दिया गया। दिस एस्केलेटेड द फरी अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी की वजह से बहुत इंडियंस में पूरा गुस्सा भर गया, और वो लोग ज़्यादा पूरे आग बबूले हो गए कि ये कैसे हो गया, हमारा आदमी गया था, हमारा रिप्रेजेंटेटिव गया था, और उसको वहीं पर क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई, ओके। सून आफ्टर दिस incident, the Indian soldiers in Lucknow cantonment revolt followed by the revolt of cavalry units in Meerut। तो देखो ये चीज, ये इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे वो लोग लखनऊ से निकल गए थे, ठीक है, रिवॉल्ट किया था, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और उन लोगों का प्रोटेस्ट कहाँ पर पहुंचा था? मीरठ में आकर, ओके। In the chaotic situation created by this sudden revolt, Indian soldiers broke into rampage, killing British individuals and taking revenge of their families। तो देखो इंडियंस का गुस्सा, इंडियन सोल्जर्स का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन लोगों ने अपना होश खो दिया और बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे, और उन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसको मार दिया ताकि वो लोग अपनी फैमिली का उससे बदला ले सके, ओके। एट टाइम्स टर्निंग इट इनटू ब्लाइंड मस्केर, पुटिंग हॉर्सेस ऑन फायर एंड सो ऑन, सम सोल्जर्स बिगेन टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। बहुत ही ज्यादा ये मस्कर यानी कि बहुत ही ज्यादा खून खराबा बढ़ गया था, और इतना ज्यादा हो गया था कि जो हॉर्सेस होते थे उनको भी फायर में डाल दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था जिंदा, और सब लोगों को मारा, बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो गया था, और कुछ सोल्जर जो थे वो दिल्ली की तरफ निकल गया, ओके। On 12th May 1857, Delhi was captured and was completely under the control of Indian soldiers। 12 मई 1857 को जो दिल्ली था वो पूरी तरह से इंडियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया था, वो पूरा उनके कंट्रोल में था। दे हैंडेड ओवर द रिंग्स ऑफ द अपराइजिंग टू द मुगल एम्पायर बहादुर शाह। तो देखो ये जो अपराइजिंग मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग फाइट करते हैं गवर्नमेंट पावर के अगेंस्ट, क्योंकि जो गवर्नमेंट करती है, जो पॉलिसीज बनाती है उसके अगेंस्ट होते हैं वो लोग, ओके, समझे। ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग क्या करते हैं? फाइट करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको ये इंसाफ नहीं लगता है, ओके। सो जो अपराइजिंग थे उन लोगों ने ये जो पूरा उन लोगों ने दिल्ली कैप्चर किया था वो किसके अंदर दे दिया? कि बहादुर शाह, क्योंकि बहादुर शाह ने उन लोगों को बोला था कि मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा, और उन लोगों ने इस पर भरोसा किया, ओके। ही वॉज reinstated as the ruling empire of the India, declaring him as to be शहनशाह हिंदुस्तान। तो उसको वापस से अपना जो पोजीशन था एम्पायर का वो मिल गया था, और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? बहादुर शाह को शहनशाह हिंदुस्तान। हाउएवर ही वाज द नॉमिनल लीडर ऑफ द अपराइजिंग, लेकिन नॉमिनल मतलब कि फेक, ठीक है, वो फेक लीडर थे, ऐसा कुछ वो सच में नहीं करते कि उन लोगों का साथ देते, बल्कि वो क्या थे? बस एक फेक लीडर थे। इन डिफेक्टो, उनके जो एक्चुअल डिफेक्टो यानी कि जो एक्चुअल लीडर्स थे वो कौन थे? नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह एंड सेनाती भक्त खान, ओके। द अपराइजिंग वाज मोर इंटेंस इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड सम मोर पार्ट्स ऑफ वेस्ट बिहार। तो देखो जो उसके एक्चुअल लीडर्स जो थे ये सारे थे जिनका मैंने अंडरलाइन किया है, ओके। लेकिन जो अपराइजिंग थे, जो इन लोगों को अपराइजिंग मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, सो वो लोग और ज्यादा इंटेंस यानी कि वो लोग का गुस्सा जो था वो बढ़ते ही जा रहे थे, वो लोग और भड़कते ही जा रहे थे, ओके। दिल्ली में ही थे वो लोग, और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बिहार में वो सारी जगह पे मौजूद थे, ओके। भक्त खान टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एश्योरिटी द सेफ्टी ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि सेफ्टी दिल्ली की मैं करूंगा, ठीक है, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा और दिल्ली को कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो ऑन 20
में 1857 द ब्रिटिश आर्मी अटैक दिल्ली विद एन इंटेंशन ऑफ रिकैप्चरिंग दिल्ली। तो देखो 27 मई 1857 को दिल्ली पर अटैक किया था ब्रिटिशर्स ने इस इंटेंशन से कि क्या करेंगे, हम लोग दिल्ली वापस से अपने कैप्चर में ले लेंगे, वापस से दिल्ली किसका होगा, हमारा होगा, ये सोच कर किया था। दे स्टेक देयर इंटायर स्ट्रेंथ ऑन दिस पर्पस, उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस चीज में कि हमको क्या करना है, दिल्ली हमारे पास वापस से आना चाहिए। ओके, ब्रिगेडियर जॉन निकोलस वॉज किल्ड इन दी बैटल, ठीक है, इनको ये किल्ड हो गए थे यहाँ पर। अल्टीमेटली द ब्रिटिश को कॉन्क्योर दिल्ली बिकॉज ऑफ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ था कि दिल्ली को कॉन्क्योर कर लिया था फिर से ब्रिटिशर्स ने, किसकी वजह से, सर जॉन लॉरेंस, अ ब्रिटिश डिप्लोमेट, ठीक है, ये ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिशर्स के, एंड सिख प्लटून्स, और उनके आर्मी में जो सिख्स थे उनकी मदद से। ओके, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ था कि दिल्ली ब्रिटिशर्स के पास ही आ गया था। ब्रिटिश जनरल हेडसन वाज द वन हु अरेस्टेड बहादुर शाह, तो इन्होंने ब्रिटिश जनरल हेडसन, उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया था। ओके, और अरेस्ट के बाद वो कहाँ पे भेज दिया गया था उनको, बहादुर शाह को रंगून में, ओके, बुर्मा म्यांमार आज का। ही डाइड देयर इन 1862, ठीक है, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी बहादुर शाह की 1862 में। ओके, prior to the capture of Delhi, the feeling of dissatisfaction had spread in many places and the riot was quickly intensified in Ayodhya। तो देखो दिल्ली की कैप्चर से पहले जो डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग थी, यानी कि उन लोगों को ये समझ आ रहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये जो उन लोगों की अहिंसा थी, वायलेंस था, वो बहुत सारी जगह बढ़ चुका था। और रेट यानी कि जंग, ओके, जो इन लोगों की जंग जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी आगे तक, और ये अयोध्या तक पहुंच गई थी, और वो वहां पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद कर रहे थे। लखनऊ एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, अयोध्या के साथ साथ ये लखनऊ में भी एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में भी हो रहा था, ठीक है, प्रोविंस यानी कि रीजन। ओके, सो वेरी सुन इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इन अलीगढ़, ठीक है, और ये देखो ऐसे धीरे धीरे तो हो रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा जल्दी ये आग की तरह फैल गया। कहाँ कहाँ पर, अलीगढ़ में, इटावा, मथुरा, बरेली, आजमगढ़, फैजियाबाद, कानपुर, झांसी एंड अहमदाबाद में। ओके, सो द इंडियन सोल्जर एट जालंधर, लुधियाना, मुल्तान, सलाईकोट इन पंजाब एक्टिवली रिस्पॉन्सिव टू दी अपराइजिंग। तो देखो जो इंडियन सोल्जर्स थे जालंधर में, लुधियाना में, मुल्तान में, सिलियाकोट में, और जो अदर पंजाबीज थे, ठीक है, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, इन लोगों ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया और उन लोगों को सपोर्ट किया अपराइजिंग को। सिमिलर इंटेंस, ठीक है, सिमिलर इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन प्लेसेस लाइक, ऐसी सेम चीजें कहाँ कहाँ पर हो रही थी, ग्वालियर, इंदौर, म्यू एंड सागर इन मध्य प्रदेश में। द अपराइजिंग रीच नशीरबाद कंटेनमेंट एंड रेस्ट ऑफ द राजस्थान। देखो कैंप में, नशीरबाद कैंप में पहुंच गए थे अपराइजिंग, और कहाँ पर, रेस्ट ऑफ राजस्थान में। द अपराइजिंग ऑल्सो रीच ढाका, ठीक है, हर जगह पर पहुंचे थे अपराइजिंग। कहाँ पर पहुंच चुके थे, ढाका, चित्तौड़गढ़ एंड मदारीगंज प्रेजेंटली इन बांग्लादेश एंड भागलपुर इन बिहार। ओके, ये दोनों चीज अभी प्रेजेंटली कहा है, बिहार में। इन बिहार the soldier at Dinapur near Patna revolt under the leadership of Kunwar Singh who was a landlord from West Bihar। तो देखो जो पटना के पास का रीजन था दीनापुर, वहां के लोगों ने भी रिवोल्ट किया, वहां के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, और किसके लीडरशिप में, कुंवर सिंह के, ठीक है, और कुंवर सिंह कौन थे, लैंडलॉर्ड थे वेस्ट बिहार के। कुंवर सिंह ऑल्सो रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम, देखो कुंवर सिंह को उनके जो लोग थे उन्होंने तो सपोर्ट किया ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो हजारीबाग, ठीक है, आज वो कहाँ है, झारखंड में, एंड देवगढ़, संबलपुर इन ओडिशा, ये सारे लोगों ने भी क्या किया, सपोर्ट किया था कुंवर सिंह को। नाना साहेब पेशवा लीड द अपराइजिंग फ्रॉम कानपुर, तो नाना साहेब पेशवा ने भी अपराइजिंग को लीड किया, ठीक है, उनके लीडरशिप में कानपुर से भी रिवॉल्ट हुआ। ओके, जनरल हैवलॉक वेंट टू द कानपुर टू सप्रेस द अपराइजिंग, तो जनरल हैवलॉक जो था वो कहाँ पहुंच गया, कानपुर में पहुंच गया, क्योंकि वो क्या चाहता था, जो अपराइजिंग है उसको सप्रेस कर सके, सप्रेस यानी कि उनको दबाना चाहता था। नाना साहेब पेशवा एंड तात्या टोपे मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ कीपिंग देयर होल्ड ऑफ कानपुर, तो जो नाना साहेब पेशवा एंड तात्या टोपे थे ये लोग अनसक्सेसफुल हो गए, उनका जो कंट्रोल था कानपुर से वो उन लोगों ने खो दिया था। अब ये कानपुर किसके अंडर में आ गया था, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। सर कॉलिन कैंपबेल द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ डिफीटेड तात्या टोपे एंड रिगेन द कंट्रोल ओवर कानपुर, तो जो ये था सर कॉलिन कैंपबेल, इसने क्या किया था कि
तात्या टोपे को हरा दिया था और कानपुर अपने अंडर में कर लिया था, उसने वापस से रिगेन कर लिया था कानपुर को। ओके, इन द वॉर तात्या टोपे एंड बेगम हजरत महल वाज इनिशियली ऑन द विनिंग स्टेज। तो देखो तात्या टोपे एंड बेगम हजरत जो थे वो शुरुआत में इस वॉर के जीतने ही वाले थे, ऐसा लगा था कि यही जीतने वाले हैं, ब्रिटिशर्स हार जाएंगे, लेकिन कुछ है आगे, ट्विस्ट देखना आप लोग को दिया रहेगा आगे। सो द ब्रिटिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हैवलॉक एंड ऑकटन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल टू द बिगिन विद। तो देखो जो हैवलॉक था उसकी आर्मी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी शुरुआत में, ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हारने वाले, तात्या टोपे एंड ये जीतेगा कौन, तात्या टोपे एंड किसके पास आएगा कानपुर, तात्या टोपे के पास, ऐसा लग रहा था शुरू में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो नेपाल का किंग था उसका नाम क्या था, जंग बहादुर, ठीक है, देखो उसका नाम ही क्या है, जंग बहादुर। सो जो नेपाल का किंग था वो अपनी आर्मी, गुड़का आर्मी, देखो जो नेपाल की आर्मी होती है उसको गुड़का बोला जाता है। ओके, सो गुड़का प्लाटून्स के साथ पहुंच गया था ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए। ओके, और इसी वजह से क्या हुआ था कि गुड़का आर्मी भी उनके साथ थी और ब्रिटिशर्स क्या हुआ, इवेंचुअली जीत गए थे और कानपुर ब्रिटिशर्स के पास ही आया था। मौलवी अहमदुल्ला लीड द आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला ने भी इंडियन सोल्जर की आर्मी को लीड किया। कॉलिन कैम्पबेल विथ हिज मिलिट्री स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कॉन्क्योर्ड लखनऊ। तो लेकिन लखनऊ को किसने, इवेंचुअली लखनऊ को भी किसने कॉन्क्योर कर लिया, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड कैनिंग ऑर्डर्ड कॉलोनियल नील टू मार्च टू बनारस, वाराणसी एंड इलाहाबाद। तो जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम क्या था, कैनिंग, उसने ऑर्डर किया नील को कि तुम जाओ और मार्च करो कहाँ पर, बनारस में एंड इलाहाबाद में। द रिवॉल्टिंग सोल्जर्स हैड अ ग्रेट बैकिंग इन दिस सिटीज। जो देखो रिवॉल्टिंग जो प्रोटेस्ट में लोग थे उन लोगों को यहाँ से बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा था इस सिटी से, ठीक है, इलाहाबाद एंड वाराणसी से बैकिंग, यानी कि इनको बहुत ज्यादा ग्रेट सपोर्ट मिल रहा था यहाँ के लोगों से। कॉलोनियल नील यूज कैनन्स टू आंसर द रिफल्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो जब देखो यहाँ पर आया नील तो उसको लोग अटैक करते थे, रिफल्स से मार रहे थे, लेकिन उसने क्या यूज किया, कैनन, उनको फाइट बैक करने के लिए उसने कैनन, देखो वॉर में यूज होता है, ठीक है, अटैक करने के लिए, तो उसने रिफल्स का जवाब किसे दिया, कैनन से अटैक करके। हिज टैक्टिक्स टू का क्रूअल टर्न व्हेन ही रूथलेसली मस्कर्ड एंड हैंग मेनी पीपल। जो उसकी टेक्निक्स थी वो बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन, यानी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंसान है, बहुत ही बेदर्दी से उसने लोगों को मारा और लोगों को क्या किया, फांसी पर लटका दिया, हैंग मेनी पीपल। ओके, हियरिंग द न्यूज फ्रॉम वाराणसी द सोल्जर इन इलाहाबाद रिएक्टेड बाय टेकिंग रिवेंज ऑफ द यूरोपियंस इन द सिटी। तो जब वाराणसी के लोगों ने ये बात सुनी कि क्या किया जा रहा है, हमारे लोगों को कैनन से मारा जा रहा है, उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, वाराणसी के लोगों ने जो यूरोपियंस थे सिटी में उन लोगों से रिवेंज लिया और उन लोगों को मारना शुरू किया, ठीक है। इंडियंस ने अब क्या किया, ब्रिटिशर्स किसको मार रहे हैं, इंडियंस को, ठीक है। तो वाराणसी के लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जो वाराणसी में यूरोपियंस थे उन पे अटैक करना शुरू किया। ओके, मैंने यूरोपियंस वर किल्ड देयर, और बहुत से यूरोपियंस को इंडियंस ने मार दिया। व्हेन कॉलोनियल नील केम टू नो दिस ही स्ट्रेट अवे प्रोसीडेड टू इलाहाबाद एंड डिस्क्रिमिनेटली किल्ड द इंडियंस। तो देखो जब नील को ये पता चला कि ऐसा हो रहा है, वाराणसी में यूरोपियंस को मारा जा रहा है, तो उसने बिना सोचे समझे इमीडिएटली क्या किया, इलाहाबाद के लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाई, अंधाधुंध लोगों को मारा। और इवेंचुअली क्या हुआ, द ब्रिटिश एक्रोसाइड्स रीच इट्स क्लाइमेट। ब्रिटिश अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, अब इंडियंस को शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इतनी ज्यादा बात बढ़ गई थी। सो क्या हुआ, इवेंचुअली यहाँ पर क्या लिखा है, द ब्रिटिश एक्रोइड्स रीच इट्स क्लाइमेट्स। ब्रिटिशर्स अपने क्लाइमेक्स को, अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब खत्म होता है, हम लोगों ने इतना पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे झांसी की रानी, इधर से ही शुरू करेंगे। ओके, थर्ड लेक्चर। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।